वस्तुतः इस प्रकार की बातों को मानना या कहना या लिखना सभी बातें उस व्यक्ति के मानस पटल पर बैठी हुई गहरी काल्पनिक मान्यता का लेप का परिणाम मात्र है। कोई भी व्यक्ति जिस भी संप्रदाय में जन्म लेकर बड़ा होता है और वह उस संप्रदाय के दर्शन वाले हर कर्मकांड को अपने जन्म से माता के दूध के साथ साथ अपने घर आंगन में सांप्रदायिक कर्मकांड के रूप में होते देखता है, तो उस दर्शन का उसके मानस पटल पर एक गहरा बाह्य लेप लेता हुआ बैठ जाता है। इसके बाद से वह व्यक्ति सभी संस्कृति को अपने लेप वाली दृष्टि से ही देखता है। आइए अब हम उस मान्यता वाले लेप को देखें, आखिर लोगों में यह लेप लगता कैसे है। मान्यता का लेप। अभी तक भारत में जितने भी प्रकार के वैदिक काल या वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई मान्यताओं के श्रुत दर्शन या लिखित पुस्तकें हैं, उन सभी का दायरा अभी तक अपने अपने मानस पटल पर बैठी हुई गहरी मान्यता को ही पुष्ट करता हुआ एक कहानी मात्र साबित हो रहा है। कारण यह कि इन सभी मान्यताओं से जुड़ी ही जितनी भी लिखित पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें इस दर्शन व काल्पनिक मान्यता के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के उत्खनन युक्त साक्ष्य से सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व की सभ्यता संस्कृति से मिलते जुलते कुछ स्थानों के नाम समान होना या उनमें से कुछ घटनाओं का तारतम्य मिलना मात्र एक संयोग हो सकता है। इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त घटनाओं को साक्ष्यों के नजदीक ले जाकर एक दूसरे से मिलाने वाले और कोई दूसरे नहीं बल्कि अपने मानस पटल पर मोटी मोटी काल्पनिक मान्यताओं की चादर ओढ़े हुए एक अनुयायियों का झुंड है। क्योंकि इन सभी काल्पनिक मान्यता युक्त बातों को अभी तक कोई भी भारतीय पुरातत्व विभाग या पूर्वकालिक अंग्रेजी सरकार के पुरातत्वज्ञाता ने सत्यापित नहीं किया है। यह केवल और केवल उस मान्यता से जुड़े लोगों के मानस पटल पर बैठी मोटी मोटी मान्यता का बाह्य प्रकटीकरण का लेप ही कहा जा सकता है। इस वैदिक मत के अधिकांश लोगों की मान्यता है कि वेद वैदिक और संस्कृत भाषा में बने देवताओं को खुश करने वाले मंत्रों का उद्भव अनंत काल पूर्व से है। परंतु अगर कोई इसे आज अनंत काल पूर्व का नहीं भी मानता है, तो यह निश्चित ही मौर्य काल से पूर्व का जरूर है। वैदिक के सभी शिक्षित और अशिक्षित अनुयायी ऐसी मान्यता की गहरी लेप लगा कर बैठे हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के अनुयायियों ने यह कभी नहीं सोचा कि किसी भी सभ्यता संस्कृति का यौवन जब अपनी चरम विकसित अवस्था में होता है, तो वह उस विकसित अवस्था से आगे बढ़ते हुए अपनी अल्प विकसित जन्म वाली अवस्था में नहीं पहुंच जाता है। कोई भी सभ्यता की भाषा लिपि अपनी विकसित अवस्था को छोड़कर आगे अपनी अल्प विकसित अवस्था में नहीं पहुंचती है। जैसे आज कोई व्यक्ति यह कहे कि सर्वप्रथम प्राचीन काल की किसी सभ्यता में धागे का बनना हुआ था, फिर उसी धागे को देखकर उसके बाद वाली सभ्यता में कपास का बनना हुआ था। यह बात आपको पढ़ने में जितनी हास्यास्पद लग रही है, उतनी ही वैदिक अनुयायियों के दृष्टिकोण से वैदिक काल में प्राप्त संस्कृत भाषा लिपि का आगे प्राकृत पाली के रूप में प्रकटीकरण होता है, जो अपनी प्रारंभिक विकसित अवस्था को खोते हुए मौर्य काल और गुप्त काल में अल्प विकसित अवस्था में आकर पाली प्राकृत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि जिस प्रकार से धागे की प्रारंभिक अवस्था कपास के रूप में प्रमाणित है, उसी प्रकार संस्कृत जैसी भाषा के लिए प्राकृत पाली कपास के समान है। उसका मुख्य कारण है कि संस्कृत भाषा में उन्नत व्याकरण है, जबकि पाली भाषा में उतनी उन्नत व्याकरण नहीं है। उसी प्रकार से नागरी लिपि को उन्नत बनाने हेतु प्राकृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के अंदर संयुक्त स्वर और व्यंजन को जोड़कर उत्कृष्ट किया गया था। अब कोई यह बताए कि आज की बहुप्रचलित नागरी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ साथ संस्कृत भाषा व्याकरण होने के बाद भी बीच के 2000 वर्षों तक यह सभी कुछ लुप्त कैसे हो गई थी, और पुनः ब्राह्मणी संस्कृति आने के बाद उस वर्णमाला और व्याकरण की आप रूपी उत्पत्ति कैसे हो जाती है। मान्यतावादी महोदय, ऐसा नहीं होता है। किसी भी वस्तु, भाषा, संस्कृति का सुधार जन्म के बाद से कदम दर कदम होना सुनिश्चित होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई वस्तु, भाषा, लिपि, संस्कृति रचनात्मक रूप से विकसित या उम्र दर्राज स्थिति में जन्म ले और जैसे जैसे वह अपनी उम्र को आगे बढ़ाता जाए, वैसे वैसे वह अपनी परिपक्वता खोता हुआ शैण्य शैण्य बाल्यावस्था में पहुंचता हुआ विकृत होता जाए। विकृत इसलिए लिखा कि आपके अनुसार वैदिक काल और मौर्य काल के बीच में एक लिपि मिली है जिसे शंख लिपि कहते हैं, लेकिन इसके मूल स्वरूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाया है। आखिर ऐसा क्यों? यह चित्रण सिर्फ काल्पनिक कहानियों के पात्रों या सभ्यताओं में ही संभव है। किसी भी वास्तविक संस्कृति में किसी व्यक्ति समूह, लिपि, भाषा, ज्ञान, विज्ञान,
सभ्यता, संस्कृति, जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में उत्खनन से प्राप्त जितनी भी भाषा लिपि के साक्ष्य मिले हैं, वे सभी अपनी बाल्यावस्था से प्राप्त होकर अपने उम्र के बढ़ते क्रम से यौवन काल में आ खड़ा हुआ है। उस साक्ष्य को कोई भी उत्खनन विभाग या किसी संग्रहालय में जाकर देख सकता है। सर्वप्रथम आज से 4000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता में चित्रलिपि जन्म वाली अवस्था में मिला था। उसके बाद उसका बाल्यकाल सांख्य लिपि से गुजरता हुआ अपने यौवन के अधिकतम 2000 वर्षों तक प्राकृत और पाली लिपि के रूप में प्रतिस्थापित रहते हुए ढलती उम्र में यानी राजपूत मुगल के संक्रमण काल में नागरी लिपि और संस्कृत भाषा के रूप में परिवर्तित होते हुए मध्यकाल के समय फारसी के सम्मिश्रण में आकर उर्दू और हिंदी में परिवर्तित हो जाती है। उस मध्यकाल के बाद यह हिंदी भी अंग्रेजी से संसर्ग करते हुए हिंग्लिश का रूप लेती जा रही है। लेकिन काल्पनिक मान्यताओं का गहरा लेप लगाए हुए असंख्य व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर आज भी बैठा है कि वेद और वैदिक ऋचाओं वाली संस्कृत भाषा लिपि आज से 3000 से 4000 वर्ष पूर्व की है। इस प्रकार की मान्यता और दर्शन का लेप लगाए हुए व्यक्तियों समूह पर आज बहुत दया आती है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई संस्कृत लिखित पांडुलिपि या आज के वैदिक अनुयायियों के घरों में होने वाले कर्मकांड का कोई साक्ष्य ईसवी सन से पूर्व की सभ्यता संस्कृति में उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। फिर इस वैदिक कर्मकांड को ईसा से पूर्व काल का सत्यापित करने पर इसके अनुयायी क्यों तुले हुए हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार से संस्कृत और पाली के अंदर जिस वर्णमाला और व्याकरण का होना और नहीं होना मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार उस अनुपस्थित वर्णमाला और व्याकरण से बनने वाले शब्दों का होना और नहीं होना उतना ही मुख्य विषय बन जाता है।